हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का पार्ट 2 वीडियो बनने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने बना लिया है, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी ने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल से या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस एंड उसके कारण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या है, यौगिक मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के है जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में सब कुछ डिटेल में। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पहले तो ये जान लीजिए कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, पहले इसको जानना जरूरी है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ये होते हैं कि इज एन एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ वर्टिब्रा एंड डिस्क ऑफ लोअर बैक। यानी हमारे जो वर्टिब्रा होती है, जो बैक साइड में ऐसे ऐसे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होती है, ऐसे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होती है, उसमें जो एक एक ऐसे ऐसे वर्टिब्रा होती है, एक एक ऐसे ऐसे वर्टिब्रा होती है, ठीक है। और उसके बीच में जो गैप होती है, इसमें होती है हमारा डिस्क। तो इस डिस्क को, ये जो डिस्क है, ये डिस्क डीजेनरेटेड होती है। ये उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ ये क्षय होने लगता है, ये डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कभी कभी वहाँ पे जो नर्व है वो प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण एक दर्द सा महसूस होता है, जिसको हम, जो बाद में स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो लंबर रीजन में क्योंकि होता है तो इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। अगर ये सर्वाइकल रीजन में होता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है लंबर रीजन का। वो कौन सा रीजन का है? वो लंबर रीजन का है, ठीक है। तो चलिए इसके डिटेल्ड पिक्चर के साथ देखते हैं आगे इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क प्रॉब्लम, अब देखिए किस किस तरीके से ये हो सकता है। ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये वाला जो आपको दिख रहा है सेक्शन, ये है नॉर्मल डिस्क। ये जो है ये है एक नॉर्मल डिस्क, मतलब ये आपके वर्टिब्रा है और ये वाला आपका वर्टिब्रा है। ये जो मैं अभी जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों आपका वर्टिब्रा है, ठीक है। और ये जो बीच में जो मैंने स्क्वायर बनाया हुआ जिस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है ये एक डिस्क है, इसको कहते हैं डिस्क। ये जो है ये नॉर्मल डिस्क है, ठीक है। अब देखिए डीजेनरेटेड डिस्क किसे कहते हैं? जब ये डिस्क किसी भी कारण ये डिस्क अगर डीजेनरेट हो गया है, मतलब इस डिस्क को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए कोई भी एक चीज़ ले लीजिए आप, तो उसको जब उस बहुत दिनों तक आप किसी चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हो, सपोज आप एक फ़ोन का बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी तो प्रॉब्लम होता है। तो हमारा शरीर का प्रॉब्लम नहीं हो सकती? ये डिस्क अब जब से पैदा हुए हो तब से ये चीज़ें आपके अंदर है। तो जब हमारा उम्र बढ़ते हैं, जब उम्र बढ़ते जाते हैं, तो तब क्या होता है, धीरे धीरे इसको ये खाए होने लगते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं डीजेनरेटेड, इसी को कहते हैं डीजनरेशन होना, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का नाम दिया गया है डीजनरेटेड डिस्क, ठीक है। इसको डीजनरेटेड डिस्क कहते हैं। अब ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। कभी कभी डिस्क बल्ज हो जाता है, ऐसे यहाँ पे बल्ज हो जाती है। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, 1 by 1, डोंट वरी। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं अभी 1 by 1। पहले जान लीजिए कि होते कितने तरीके के हैं। एक तो हो सकता है डीजनरेटेड डिस्क, मतलब किसी भी कारण बस ये इसको क्षय होना, ठीक है। अब क्या है, पहला प्रॉब्लम जो है वो बल्जिंग डिस्क हो सकते हैं, इसको बल्जिंग डिस्क कहते हैं। इसमें क्या होता है हम देखेंगे आगे डिटेल में। फिर हो सकता है हर्निएटेड डिस्क, फिर हर्निएटेड डिस्क हो सकता है, फिर थिनिंग डिस्क हो सकता है। मतलब ये जो डिस्क है इसका अगर गैप, ये समझ लो, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप अगर रिड्यूस हो गया, अब यहाँ पे देखो गैप कितना कम दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना कम गैप दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ कि इसका जो गैप है, ये गैप रिड्यूस्ड हो गया। अब ये गैप जब रिड्यूस्ड हो जाते हैं तो इसके बीच में जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व है, वो नर्व कंप्रेस्ड होने लगता है, तब आपको पेन होती है। तो इन तरीके की पेशेंट को क्या करवाना चाहिए? इस तरीके की जो पेशेंट होते हैं ना, इनको करवाना चाहिए जितने भी आप बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अब जितने भी बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस इनको कराओगे, स्ट्रेचिंग वगैरह आप करवाओगे, ट्विस्टिंग कराने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन स्ट्रेचिंग अगर करवाओगे, फ्रंट बेंडिंग नहीं करवाना चाहिए। अगर इनको फ्रंट बेंडिंग कराओगे तो इनका प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा। इनको आप फ्रंट बेंडिंग कराओगे तो इनका प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इनको बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो ताकि इनका ये जो गैप है, ये जो रिड्यूस्ड हुआ है गैप, ये गैप बढ़ जाए, ये गैप उनको स्ट्रेच मिले, यहाँ पर स्ट्रेच मिले। तो इनको जब स्ट्रेचिंग मिलती है तो तब इनको आराम होती है। इनको जब स्ट्रेचिंग मिलती है तो उनको आराम लगते हैं, उनको अच्छा लगता है वो सारे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और एक और रीजन हो सकता है जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोफाइट के कारण भी डिस्क डीजनरेटेड होते हैं। ऑस्टियोफाइट का मतलब क्या होता है कि देखिए ये नॉर्मल वर्टिब्रा है आपका,
ये रहा नॉर्मल वर्टिब्रा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल वर्टिब्रा में आपको कैसे दिख रहा है, लेकिन ऑस्टियोफाइट का मतलब होता है जब बोन एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती है। यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा ग्रो कर गया है, जिसके कारण ये जो स्पेस है बीच में, जो डिस्क का जो स्पेस है वो रिड्यूस्ड हो गया है। अब बोन अगर एक्स्ट्रा ग्रो कर गया है मतलब इसको कहते हैं ऑस्टियोफाइट, तो ये अगर ग्रो कर रहा है तो इसके बीच का जो स्पेस है ये रिड्यूस हो रहा है, जिसके लिए क्या होता है कि इसके जो नर्व है वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं और तब आपको पेन होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अब डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम थेरेपी में जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो है डीजनरेटेड डिस्क। डीजनरेटेड डिस्क का मतलब क्या होता है? स्पाइनल डिस्क और रबी कुशन, स्पाइनल डिस्क और बेसिकली ये क्या होता है, ये रबरी कुशन टाइप की होती है बिटवीन योर वर्टिब्रा। मतलब क्या है, ये आपकी एक वर्टिब्रा है, ये आपकी एक वर्टिब्रा है, और इसके बीच में देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एकदम रबरी टाइप होती है, ये कुशन की तरह होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, जेली लाइक सब्सटेंस, इसको कहते हैं डिस्क। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि स्पाइनल डिस्क क्या होते हैं? स्पाइनल डिस्क वो होती है जो रबरी टाइप की होती है, जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पे रहते हैं? बिटवीन योर वर्टिब्रा, यानी आपका जो दो वर्टिब्रा है उस वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क बनती है, एक डिस्क रहता है। ठीक है, दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। अब ये डिस्क क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पाइन में जो भी शॉक आते हैं उस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए बीच में क्या मौजूद है? डिस्क मौजूद है। एंड हेल्प योर मूव, यानी आपको मूवमेंट करने में भी ये हेल्प करते हैं। अगर किन्हीं का ये डिस्क में प्रॉब्लम है तो देखना, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस होती है, जिनको लोअर बैक पेन होती है, उनको मूव करने के लिए भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क आपको मूव करने में हेल्प करती है। अगर ये डिस्क में डीजनरेशन हो रहा है, डिस्क अगर डिजनरेटेड होना स्टार्ट हो गया है तो आपको मूवमेंट करने में, बेंड करने में, ट्विस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये डिस्क ही है जो आपको हेल्प करती है कौन कौन चीज़ों में? मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है, बेंड करने के लिए हेल्प करती है, ट्विस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एवरीवन स्पाइनल डिस्क डिजनरेटेड ओवर टाइम, ये सभी के होते हैं उम्र के साथ साथ ना क्या होता है कि डिस्क जो है उम्र के साथ साथ वो डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ जो डिस्क होते हैं ये डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है, ये हमारा नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है, ये नॉर्मल साइकिल है जो हर किसी के साथ होनी है एक ना एक दिन। ठीक है, और देखिए ये है हेल्दी डिस्क, दिखा रहा है आपको, देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये है हेल्दी डिस्क, ये एक हेल्दी डिस्क है। ठीक है, लेकिन इस डिस्क को आप देखिए यहाँ पे देखिए ये हेल्दी डिस्क आपको लग रहा है कहीं से? ये भी हेल्दी डिस्क है, ये भी एक हेल्दी डिस्क था, सेकंड वाला। ये फास्ट, ये मैंने नंबरिंग कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 तो हेल्दी डिस्क है, लेकिन ये 3 और 4, क्या ये आपको हेल्दी डिस्क लग रहा है? कहीं से भी लग रहा है कि ये हेल्दी डिस्क है? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये हेल्दी डिस्क हो ही नहीं सकता, ये हेल्दी डिस्क है ही नहीं। क्यों नहीं है? अच्छे तरीके से देखिए 3 नंबर और 4 नंबर को, कहीं से ये हेल्दी डिस्क आपको लग रहा है? कहीं से लग रहा है ये हेल्दी डिस्क? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क आपको कैसा दिख रहा है? पूरी तरीके से एकदम अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये डिस्क को देखिए कंप्रेस हो चुका है बिल्कुल इसको, ये पूरा डीजनरेशन में जा चुका है, इसका डीजनरेटेड होने लग गया ये डिस्क। क्यों? और क्योंकि ये डिस्क डीजनरेटेड हो रहा है तो ये यहाँ पे जो नर्व है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नर्व है, ये नर्व कंप्रेस्ड हो रहा है, ये नर्व को प्रेशर लग रहा है क्योंकि ये डिस्क डिजनरेटेड हो रहा है। ये नर्व को अगर प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे गैप जो है, ये जो गैप है बीच का, ये गैप भी रिड्यूस हो रहा है। तो जब ये गैप रिड्यूस होता जाएगा, ये नर्व को भी कंप्रेशन मिलेगा, ये भी इसको दबा दिया जाएगा ना, क्योंकि गैप रिड्यूस हो रहा है तो नर्व को भी नर्व को दबा देगा आपके जो वर्टिब्रा है। और जब आपके नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो प्रेशर आपको फील होती है, वही तो पेन है। पेन क्या है? वही तो पेन है जिसके कारण पेन होती है, क्योंकि उस नर्व को प्रेशराइज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपके वर्टिब्रा कर रहा है, जिसके कारण आपको ये पेन महसूस होते हैं, तो इस चीज को कहते हैं डीजनरेटेड डिस्क, यानी आपका डिस्क का क्षय हो जाना किसी भी कारण के वशत ये हो सकते हैं, और ये नॉर्मल प्रोसेस भी है। ठीक है, नॉर्मली भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये जो डीजनरेटिव डिस्क है ये बच्चे में होते नहीं है, या फिर जो एडल्ट है उनमें नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एडल्ट में भी किसी प्रॉब्लम के कारण, अगर किसी को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको भी दिखते हैं ये सारे प्रॉब्लम, ये किसी डिजीज के कारण भी बन सकते हैं, और अदरवाइज ये एक नॉर्मल एजिंग के कारण भी बनते हैं, वो एक उम्र के बाद, एक मतलब फिक्स्ड उम्र के बाद ये उम्र के कारण भी बनते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा वाला जो है बल्जिंग डिस्क। अब देखिए बल्जिंग का मतलब क्या होता है? बल्ब स्ट्रक्चर बन जाता है। जो आपका डिस्क है ये आपका नॉर्मल डिस्क है,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए जो स्पाइन की तरह जो डिस्क आपके जो आपकी स्पाइन के साइड में है, इनर साइड में जो है वो क्या हो रहा है, ऐसे फुल गया है, ये डिस्क ऐसे फुल गया है। ये जब ऐसे फुल जाएगा यहाँ पे इसको कहते हैं बल्जिंग डिस्क। क्या होते हैं, ये फुल जाता है, देखिए लिखा हुआ है बल्जिंग डिस्क ऑकर व्हेन आउटर शेल बिकम्स वेकर अलाउइंग डिस्क टू बल्ज। मतलब ये वाला जो साइड था, देखिए इस साइड में जो है ये स्ट्रांग है, ये साइड जो है स्ट्रांग है, इसने बल्ब स्ट्रक्चर नहीं बनने दिया। लेकिन ये वाला जो साइड, इनर वाला जो साइड आपका है, वो साइड में क्या हुआ, ये बल्ब की तरह स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर एक नॉर्मल सा चीज आप सोचिए, ये आपका नर्व है, ठीक है, ये समझ लो कि आपका नर्व है, ये आपका डिस्क था, ये आपका डिस्क था। अब ये डिस्क ऐसे फूलने लगेगा तो जाहिर सी बात है ना, ये नर्व जो है ये कंप्रेस होगा, क्योंकि इसको प्रेशराइज करके नर्व तो इधर नहीं आ सकता, ये यहीं पे है, ये नर्व यहीं पे है। तो डिस्क अगर ऐसे फुल गया है मतलब कि ये नर्व को दबा देंगे। ये डिस्क जो है ये बेसिकली वही काम कर रही है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे येलो कलर का ये नर्व है, ये येलो कलर का जो आप देख रहे हो ये नर्व है ऐसे। तो इस नर्व को क्या कर रही है, वो प्रेस कर रहे हैं डिस्क, और जब भी ये नर्व प्रेस होती है तो आपको शार्प पेन महसूस होती है। यही प्रॉब्लम होती है स्पाइन में, इससे ही कहते हैं हम लोअर बैक पेन, लंबर रीजन में पेन हो रहे हैं। देखना अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनका एक्सरे वगैरह हुआ है, उस रिपोर्ट में आप देखना जाके, उनके मेडिकल रिपोर्ट जाके चेक करना, मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसे मेंशन रहते हैं कि आपका ऐसे पेशेंट्स, मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स देखा है, मैंने उनकी थेरेपी प्लानिंग भी की है, जिनको ना डीजेनरेटिव डिस्क हुआ था। उनके रिपोर्ट में ऐसे मेंशन रहता है कि डीजेनरेटिव डिस्क, उनका रिपोर्ट में ऐसे मेंशन था कि L3 से लेकर L5 तक का जो स्पेस है वो रिड्यूस्ड हो चुका है, और वो रिड्यूस्ड होने के कारण वहां पे जो नर्व है वो प्रेशराइज हो रहा है, नर्व प्रेशराइज हो रहा है। जब ये नर्व प्रेशराइज होती है, सेम यही फंडा, सेम यही स्ट्रक्चर, ये डिस्क बल्ज बन गया है, एक साइड में डिस्क का, एक साइड में बल्बिंग स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, इसलिए इसको बल्जिंग डिस्क कहते हैं, क्योंकि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और क्योंकि इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नर्व को कंप्रेस कर रहा है, और जैसे ये नर्व को कंप्रेस कर रहा है तुरंत आपको पेन महसूस हो रहा है। जैसे ये नर्व को कंप्रेस कर रहा है आपको उतनी अमाउंट में पेन महसूस होता है, और आप भाग दौड़ करने लगते हो, क्योंकि पेन रिड्यूस नहीं होता है हम लोगों का। तब क्या करना चाहिए, तब फ्रंट बेंडिंग बिल्कुल कदे मत करना चाहिए, एकदम नहीं, फ्रंट बेंडिंग करना भूल जाओ। बैक बेंडिंग करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, धीरे धीरे विथ ब्रीदिंग के साथ करो, मूवमेंट करो, तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर ज़्यादा बढ़ गया है प्रॉब्लम तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, पेन को कम करना चाहिए। पहले अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उनको कम करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसके साथ आप थेरेपी करते जाओ, तो एक टाइम में आपका ये जो प्रॉब्लम है ये क्योर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एजिंग के कारण जो होते हैं उसको क्योर करने की चांसेस कम होती है, क्योंकि एज एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं कोई भी, ना तो डॉक्टर कर सकता है ना तो थेरेपिस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं कंडीशन जिसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। फिर एक कंडीशन आती है जिसको कहा जाता है हर्निएटेड डिस्क। अब देखिए हर्निएटेड डिस्क क्या होती है। स्पाइनल डिस्क हैज अ शाफ्ट जेली लाइक सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इस डिस्क में ना एक न्यूक्लियस होती है। ये डिस्क में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होती है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, जेली लाइक सब्सटेंस इसको एक था डिस्क में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, डिस्क का न्यूक्लियस कहा जाता है इसको, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये इसका एक आउटर लेयर होती है जो कि बहुत एकदम रिजिड स्ट्रक्चर है। उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है उसे कहते हैं एनुलस, ठीक है। डिस्क में एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस का एक आउटर लेयर होता है जिसको कहा जाता है एनुलस। अब हर्निएटेड डिस्क में क्या होती है, देखिए बल्जिंग डिस्क में क्या था, बल्जिंग डिस्क में था कि ये फुल गया है ऐसे, मतलब न्यूक्लियस जो है यहाँ से साइड की ओर आ गया था, बल्जिंग डिस्क में भी आया था। अब हर्निएटेड डिस्क में ये होते हैं, बल्जिंग में यहाँ तक आया था, हर्निएटेड में क्या होगा, हर्निएटेड में ये इस वॉल को रप्चर करके बाहर निकल जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है ये इस वॉल को रप्चर करके बाहर निकल जाएगा, और निकल के उस जो वहाँ पे जो नर्व है, ये जो नर्व आपको दिख रही है, ये जो नर्व आपको यहाँ पे दिख रही है ना येलो कलर का, इस नर्व को क्या कर रहे हैं, वो कंप्रेस कर रहे हैं, इसे कहते हैं हर्निएटेड डिस्क, इसे कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, A herniated disc occurs when some of the nucleus pushes out through a tear in the annulus. A herniated disc is sometimes called a slip disc. Herniated disc को ही slip disc कहा जाता है और इसको ruptured disc भी कहते हैं, ठीक है। इस डिस्क को स्लिप डिस्क और रप्चर डिस्क भी कहते हैं। ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कई लोग कहते हैं भाई हमें स्लिप डिस्क है, हमें स्लिप डिस्क है। इसका मतलब क्या है कि उनको हर्निएटेड डिस्क है,
या तो फिर इसको स्लिप डिस्क भी कहते हैं या फिर इसको रप्चर्ड डिस्क भी कहते हैं। इसको स्लिप डिस्क या तो फिर रप्चर्ड डिस्क भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए, अब आप पूछ सकते हो कि सर ये बताओ बल्जिंग डिस्क और ये जो हर्निएटेड डिस्क है तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, बल्जिंग डिस्क और हर्निएटेड डिस्क में डिफरेंस क्या होता है वो हमने मेंशन कर दिया है। बल्जिंग डिस्क में होता ऐसा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस साइड की ओर आ चुका है, लेकिन इसका जो आउटर लेयर है ये अभी तक फटा नहीं है। ये जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है, ये आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर अब तक रप्चर नहीं हुआ है। लेकिन हर्निएटेड डिस्क में क्या हुआ, ये साइड की ओर आया, ये रप्चर हो गया, ये न्यूक्लियस खुद बाहर निकल गया, फिर जाके नर्व को कंप्रेस कर रहा है। इसमें क्या था, रप्चर नहीं हुआ था, बस ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना था और नर्व को कंप्रेस कर रहा था। लेकिन हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो बाहर निकल गया है, वो रप्चर करके बाहर निकल गया है। जो आउटर लेयर था जिसको हम एनुलस कहते थे, एनुलस को रप्चर करके बाहर निकल गया न्यूक्लियस, इसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क मतलब न्यूक्लियस बाहर निकल गया, और बल्जिंग डिस्क मतलब न्यूक्लियस अभी भी अंदर में है लेकिन एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, इसको कहते हैं बल्जिंग डिस्क। तो ये रहा उनके कंपैरिजन, बल्जिंग डिस्क वर्सेस हर्निएटेड डिस्क। अब जो एक और प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट। ड्यू टू ऑस्टियोफाइट के कारण भी डीजनरेटिव डिस्क बनते हैं। तो ऑस्टियोफाइट कुछ और नहीं होते हैं, ऑस्टियोफाइट इसे कहते हैं जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन जब बनते हैं तो उसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। वही चीजें लिखा हुआ है, बोन्स फर ऑल्सो कॉल्ड एन ऑस्टियोफाइट, इस बोन्स फर को ही कहा जाता है, इज अ स्मूथ बोनी लम्प lump that grows off a bone. Bones furs develop over long periods of time, usually near joint. क्या होते हैं कि जॉइंट के नियर में बहुत टाइम के बाद, मतलब ये बेसिकली डेवलप होते हैं, लंबे समय तक डेवलप होते एक टाइम आता है जब ये ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्मल आपको, ये आपका एक नॉर्मल वर्टिब्रा है, सॉरी ये नहीं, ये आपको नॉर्मल वर्टिब्रा है, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये भी कैसे एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर भी देखिए कैसे एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है। अब अगर यहाँ पे बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, ये जो आपके वर्टिब्रा है वहाँ अगर ग्रोथ हो रही है, मतलब बीच का जो स्पेस है, ये बीच का ये जो स्पेस है ये तो कम हो रहा है ना। देखिए, बोन का अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है तो मतलब ये बीच का स्पेस कम हो रहा है। तो अगर इस बीच का स्पेस कम होगा तो ये जो नार्व आपको है पास में, ये इस नार्व में भी तो कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि बोन तो इधर भी बढ़ रहा है, बोन का ग्रोथ तो इधर भी हो रहा है ना। तो इस नार्व को कंप्रेशन होती है, तब जाकर उनको पेन फीलिंग होती है। तो इसीलिए ऑस्टियोफाइट के कारण भी डीजनरेटिव डिस्क बनते हैं, मतलब ये जो डिस्क है ये क्षय होने लगता है, डीजनरेशन होने लगता है डिस्क को, तो इसके कारण भी डीजनरेटिव डिस्क बनते हैं ऑस्टियोफाइट्स के कारण, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस जो होती है, ये सारे रीजन है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के। डीजनरेटिव डिस्क के कारण बन सकते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, बल्जिंग डिस्क के कारण बन सकते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, ठीक है, हर्निएटेड डिस्क के कारण बन सकते हैं, डीजनरेटेड डिस्क किसी भी कारण के लिए बन सकती है। सारे के सारे रीजन है किसका, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस का, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉजेज तो हमने सारा पढ़ लिया, डिटेल में जान लिया, अब सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, नमनेस इन द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है वो वहाँ पे नम्ब फीलिंग होने लगती है, वहाँ पे नमनेस फीलिंग होने लगती है जो अफेक्टेड एरिया होती है। फिर क्या होते हैं, टिंगलिंग द बटक्स एंड लेग्स। टिंगलिंग का मतलब होता है जो पेन होती है ना, उसको समझने के लिए बताया गया। यहाँ पे टिंगलिंग मतलब कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पे। अब देखिए, अब आवाज़ नहीं है ये कहना भी गलत होगा, कभी कभी अब देखना जॉइंट के वहाँ से ना आवाज़ भी होने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन कर रहा है वो बेसिकली पेन को मेंशन कर रहे हैं कि वहाँ पे जो दर्द होती है उसको टिंगलिंग इफेक्ट के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। जो जाई एक आवाज़ आती है उसको कहते हैं जन 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 करके जो आवाज़ होती है उसको टिंगलिंग कहा जाता है, ठीक है। टिंडरनेस ऑफ नार्व कंप्रेशन, टिंडरनेस का मतलब होता है कि जो आपके नार्व कंप्रेशन जो है वो टिंडरनेस का मतलब होता है कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में, टिंडरनेस का मतलब होता है कि वो एक नरमपन हो जाना, मतलब जो कहते हैं ना कि नमीपन जिसको कहते हैं उसको कहते हैं टिंडरनेस, ठीक है। और पेन इन द एक्सियल स्पाइन, मतलब आपका जो एक्सियल स्पाइन है, ये जो एक्सियल स्पाइन आपका है, इस एक्सियल स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जॉइंट में मस्कुलर जॉइंट और मसल्स जो है वो स्टीफनेस बन जाती है, जॉइंट और मसल्स जो है वो स्टीफ बन जाते हैं, वो स्टीफ बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया सिम्टम्स। किस चीज़ का सिम्टम्स है ये लंबर स्पॉन्डिलाइसिस का सिम्टम्स। चलिए अब हम आते हैं यौगिक मैनेजमेंट पर। यौगिक मैनेजमेंट में क्या क्या करवा सकते हैं हम, हैंड्स अप एंड डाउन ब्रीदिंग करवा सकते हैं, हैंड्स इन एंड आउट भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
यौगिक ब्रीदिंग हम करवा सकते हैं। हस्तोत्थानासन उनको कराना चाहिए विद ब्रीदिंग, मतलब ब्रीथ लेते हुए हैंड्स अप करो, थोड़ा सा बेंड कीजिए, अगर चाहिए तो आप सपोर्ट दे दीजिए, हिप रीजन में सपोर्ट लेके करने के लिए कहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। भुजंगासन हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको अप एंड डाउन करवा सकते हो, होल्ड करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अप एंड डाउन आप करवा सकते हो, ब्रीदिंग के साथ कराना पड़ेगा, लेकिन डीआरटी आप करवा सकते हो। रेस्ट के लिए उनको डीआरटी कराना बहुत ज़रूरी है। अब हर एक आसन के पहले, हर एक आसन के बाद उनको शवासन करवाइए, हर एक आसन के बाद उनको शवासन करवाइए, ताकि जो भी इफेक्ट आप डाल रहे हो आसन करा के, जो भी आप स्टिमुलेशन डाल रहे हो, स्टिमुलेशन को अच्छी तरीके से फील करें, ठीक है। उसको फील करने के लिए बोलिए, अच्छी तरीके से जाके उस स्टिमुलेशन को फील करे, उस स्टिमुलेशन अच्छी तरीके से उनके इफेक्ट में जाए, ठीक है। इफेक्ट अच्छे तरीके से बने स्टिमुलेशन का, तब जाके वो काम करेगा। ANY भी हम कर सकते हैं, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब ANY भी आराम से, अगर प्रॉब्लम है भी तो ANY भी आप सजेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ANY भी हम लगभग हर स्टेट में हम सजेस्ट कर सकते हैं। आकारा चैंटिंग हम करवा सकते हैं, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट में हम रेजोनेंस फील करते हैं आकारा चैंटिंग में। पूरा ओमकार भी आप करवा सकते हो, पूर्ण ओमकार जिसे हम कहते हैं, वो भी आप लोग करवा सकते हैं इसमें। और मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि सन मेडिटेशन ही कराना है, आप चाहे तो कोई भी मेडिटेशन करवा सकते हो, सन मेडिटेशन चाहे ओम मेडिटेशन चाहे ओम चैंटिंग करवा लो। पॉजिटिव रिजल्ट अब इसके बाद करवाना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक केस में पॉजिटिव रिजल्ट करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट बहुत 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 आपके जो मेंटल पावर है, आपका जो विल पावर है वो बढ़ा देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे इफेक्ट दिखने को मिलता है जिसमें, ठीक है। तो पॉजिटिव रिजॉल्व जो है ये बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, अपने दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफ में करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में उनकी मेंटल स्टेट को और बैलेंस करने के लिए, मेंटल स्टेट को बैलेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पॉजिटिव रिवॉल्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, उसके कारण, यौगिक मैनेजमेंट, सिम्टम्स, सब कुछ के बारे में। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।